दे रहा हूँ, तो इस लेवल 1 के लिए ये 3 दफा रिपीट होगा सब कुछ, क्योंकि ऑडियो सैंपल तो 1 है ना। कन्वोल्यूशन लगाई है ना आपने 1D, मैं इससे भी एग्री करता हूँ, ठीक है कन्वोल्यूशन लगाई, इमेज की जगह आपने यहाँ पे इसको दे दिया 200x1 का मैट्रिक्स, बिल्कुल ठीक है, सब कुछ ठीक है। 200x1 का मतलब है कि ये 10 सेकंड की विंडो उठाएगा, ठीक है, फिर ये 10 सेकंड की विंडो के सामने इसका लेबल रखेगा और इस मॉडल को ट्रेन कर लेगा, फिर 10 सेकंड के बाद दूसरे 10 सेकंड की विंडो उठाएगा, क्योंकि ये वही लेबल है, तो एक दफा 200x1 की लेवल इनपुट जाएगा 1 के लिए, फिर 200x1 का दूसरा लेवल 1 के लिए, फिर 200x1 का तीसरा 1 के लिए, सही है। लेकिन ये तीनों तो मुझे पता है कि एक ही ऑडियो स्ट्रीम से आ रही थी, तो तीनों में ह्यूमन होगा या नहीं होगा, या बंदा बोल रहा होगा या नहीं होगा। मैंने तो विंडोइंग इस वजह से की है कि मेरे पास कैपेसिटी नहीं थी मॉडल में इनपुट करने की पूरी ऑडियो स्ट्रीम को इकट्ठे, तो मैंने तो अपनी आसानी के लिए विंडोइंग की है ना। अगर मैं चाहता और मेरी कैपेसिटी होती तो मैं ये सारे के सारे सैंपल भी यहाँ इनपुट पे दे सकता था, लेकिन नहीं दे सकूं क्योंकि इतनी ये 44,000 क्रॉस 1 का एक वेक्टर होना बड़ा अजीब लगता है मुझे, या इस केस में 600 क्रॉस 1 का एक वेक्टर होना बड़ा अजीब होता है, ठीक है। 600 क्रॉस 1 का एक वेक्टर की जगह मैंने 200 क्रॉस 1 के 3 वेक्टर्स ले लिए, तो अब 200 क्रॉस 1 मैं इनको इस तरह भी तो अरेंज कर सकता हूँ, जैसे मैं चैनल्स को करता हूँ, कर सकता हूँ ना, इनको एक दूसरे के पीछे स्टैक कर दूं 200 क्रॉस 1 क्रॉस 3, मेरा इनपुट इस तरह भी तो हो सकता है, हो सकता है। yes. तो अब मेरी कन्वोल्यूशन सामने जो लगी हुई है वो तो 2D कन्वोल्यूशन है, वो तो ये देखिए कि यार 200 क्रॉस 1 लेकिन 3 चैनल्स हैं, तो 2D कन्वोल्यूशन तो यहाँ लगती नहीं है क्योंकि दूसरा डायमेंशन तो 1 है। 200 क्रॉस 200 होता तो हो सकता है कि इनपुट ठीक होता, 200 क्रॉस 1 है तो 2D कन्वोल्यूशन तो नहीं लगेगी, 1D कन्वोल्यूशन ही लगेगी, लेकिन 1D कन्वोल्यूशन पे कहेगी 3 चैनल कहां से आए, सही है। ये वाली जो चीज थी ये क्या है फिर, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। एग्जैक्टली हम यहाँ टाइम स्टैम्प्स ले रहे हैं, एक ही ऑडियो फाइल जब मैंने उठाई उसका टाइम स्टैम्प 1, पहले 10 सेकंड में इसने क्या बोला था, अब दूसरे 10 सेकंड तो पहले 10 सेकंड के साथ कनेक्टेड है ना। अगर मैं बातें कर रहा हूँ तो मेरी बातों के बाद गधे की आवाज थोड़ी आएगी, इंसानी बातें कर रहा होगा अगले वाले 30 सेकंड के लिए, ठीक है। हाँ बैकग्राउंड में आए तो आए, लेकिन मेरे बातें करने के बाद आने वाले फेज में भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बातें ही कर रहा हूँ, इंसानी बातें कर रहा हूँ। अगर खामोशी है तो मैं आने वाले इंस्टेंस में भी एक्सपेक्ट करूंगा कि खामोशी होगी या किसी और चीज की आवाज होगी, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं टाइम को भी साथ लपेट रहा हूँ, टाइम इंस्टेंस को भी, इंटरवल को भी लपेट रहा हूँ, ठीक है। इसको कहते हैं रिकरेंस। जब मैं टाइम इंस्टेंस को भी लपेट रहा हूँ तो मेरे पास एक ही दफा में सारी इंफॉर्मेशन पिक्चर की तरह अवेलेबल नहीं है कि 2 डायमेंशन में मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन सामने लिखी हुई चाहिए ये, ठीक है। थोड़ी इंफॉर्मेशन अभी आई, थोड़ी दूसरे सेकंड में आएगी, थोड़ी तीसरे सेकंड में आएगी, थोड़ी चौथे सेकंड में आएगी, तो मैं अपने नेटवर्क को कैसे रोकूंगा कि सब्र करो और भी आ रही है। अभी लेवल 1 कंसीडर मत कर लेना पहली के लिए, ठीक है। तो मैं अपने सिस्टम की एग्जिस्टिंग लेयर्स पे ये काम नहीं कर सकता। कन्वोल्यूशन है ना, कन्वोल्यूशन इमेजेस के लिए और स्टैटिक सिग्नल्स के लिए इस्तेमाल होता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक नई चीज ऐड करता हूँ जो कि टाइम इंफॉर्मेशन भी विथस्टैंड कर सके, टाइम को भी साथ उसका वेट कर सके मॉडल, यार रुको ये थोड़ी सी मैंने इंफॉर्मेशन दे दी, थोड़ी और आ रही है, उसको भी साथ कंसीडर करना, फिर थोड़ी और आ रही है, तो उसके लिए मैं कौन सी लेयर लगाता हूँ, रिकरेंस। अब रिकरेंस कैसे कैसे आती है, इसको कहते हैं टाइम स्टैम्प, ठीक है। और इस टाइम स्टैम्प को एड्रेस करने के लिए हम रिकरेंस न्यूरल नेटवर्क्स यूज करते हैं, GRUs यूज करते हैं,
LSTM यूज करते हैं, ये आपने खुद पढ़ना है। यस बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया? सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी नहीं आ रही, जब सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी नहीं आ रही, जैसे मैं अभी कह रहा था थोड़ी देर पहले मैं लेक्चर दे रहा था ना, फिर मैंने कहा यार रुको मैं नमाज पढ़ के आता हूँ, चलो क्यों 10 मिनट नमाज पढ़ी वापस आया, तो लोग बैठे रहे हो ना, कोई एक भी अपनी जगह से नहीं लगे यार सर अभी आ रहा है दोबारा। तो मैं अपने नेटवर्क में भी ये कैपेसिटी डालना चाहता हूँ। यू स्टेड हियर विद एन ओपन माइंड के सर लेक्चर तो अभी होने वाला है, तो आपने डिसीजन मेकिंग किस चीज पे करनी है कि यार लेक्चर होगा, तो मैं अपने नेटवर्क को होल्ड कर लेता हूँ, यार रुको ये पहला ले लो, इसका लेवल 1 है, लेकिन इसके साथ कुछ और भी दे रहा हूँ उसका भी लेवल 1 है, और इसके साथ कुछ और भी दूंगा उसका भी लेवल 1 है। तो बेसिकली मैं इसको ये दे देता हूँ, फिर उसको वेट करने के लिए कहता हूँ, फिर ये दे देता हूँ, फिर ये दे देता हूँ, फिर उसको लेवल 7 दे देता हूँ। जब इसको ये 200 क्रॉस 1 एक दफा रिसीव होता है, 200 क्रॉस 1 दूसरी दफा रिसीव होता है, 200 क्रॉस 1 तीसरी दफा रिसीव होता है, तो ये तीनों को इकट्ठा करके उसके साथ लेवल 1 कनेक्ट करके ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। या मैं मॉडल से पहले ही 200 क्रॉस 1 एक रिसीव हुआ उसको रख लेता हूँ, फिर 200 क्रॉस 1 दूसरा रिसीव हुआ उसको उसके साथ रख लेता हूँ, फिर 200 क्रॉस 1 तीसरा रिसीव हुआ उसको साथ रख लेता हूँ। इन तीनों को मैं कहता हूँ 200 क्रॉस 1 क्रॉस 3। नाउ दिस 3 if given to model means that ये मैंने टाइम स्टैम्प्स इकट्ठे किए हुए हैं भाई, ठीक है, ये मेरे टाइम स्टैम्प्स हैं, लेकिन पहली यहाँ पे लेयर होनी चाहिए जिसमें टाइम स्टैम्प इनपुट करने वाली कैपेसिटी हो, और वो लेयर क्या होगी? सही है। तो आप जो डेंस कनेक्ट कर रहे थे उसमें टाइम स्टैम्प रिकॉर्ड करने की कैपेसिटी नहीं है, आप जो कन्वोल्यूशन कनेक्ट कर रहे थे उसमें टाइम स्टैम्प्स रिकॉर्ड करने की कैपेसिटी नहीं है, तो हमें एक नई लेयर बनानी पड़ रही है, और उस नई लेयर का आइडिया ही डिफरेंट है। यार रुको सफर करो थोड़ा, मैं कुछ और इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, और वो टाइम स्टैम्प्स में उसका फायदा क्या है? उसका फायदा ये कि नेक्स्ट ऑडियो स्ट्रीम फिर 3 सेकंड की है ना, तो फिर 3 सेकंड के लिए वेट करेगा, फिर नेक्स्ट ऑडियो स्ट्रीम फिर 3 सेकंड की है, फिर वेट करेगा। सही है। तो जब आप इस मॉडल को डिप्लॉय भी करोगे ना, तो धड़ाधड़ नहीं आउटपुट दे रहा होगा, कह रहा होगा नहीं पूरी इंफॉर्मेशन दो, टाइम स्टैम्प्स बताओ। इस तरह के सिस्टम्स को रियल टाइम में भी बड़ी आसानी से इंप्लीमेंट किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये सिग्नल आ रहा है, ठीक है, अब ये पोर्शन आ गया, फिर सिग्नल पीछे से बंद तो नहीं हुआ ना, पहले आपने ये वाला पोर्शन उठा के दिया अपने मॉडल को, फिर उसी दौरान नया पोर्शन आ गया उसको उठा के दे दिया, फिर उसी दौरान नया पोर्शन आ गया उसको उठा के दे दिया, तो टाइम स्टैम्प्स ऑफ टाइम स्टैम्प्स चल रही हैं। तो आपका मॉडल एक ही ट्रेन हुआ है, लेकिन वो पिछला डेटा आता है उसका लेवल बताता है, फिर दूसरा डेटा आता है फिर उसका लेवल बताता है, फिर तीसरा डेटा आता है उसका लेवल बताता है। तो बेसिकली ये रियल टाइम में भी अच्छा सिस्टम है अगर तो ये टाइम स्टैम्प्स वाली टेक्नोलॉजी हम यूज करना शुरू कर दें, और उसके लिए हम रिकरेंस कैपेबिलिटी लेयर्स में ऐड कर देते हैं। तो ये जो 3 लेयर्स है ना, ये रिकरेंस कैपेबिलिटी के साथ है, सही है। अब रिकरेंस कैपेबिलिटी में कहां पे ऐड करूंगा? मेरी फर्स्ट लेयर 1D या 2D नहीं होनी चाहिए, ये होनी चाहिए LSTM, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी, because this is memory, या गेटेड रिकर्सिव यूनिट। गेटेड मतलब उसके सामने गेट लगा दो, भाई सबर करो अभी नहीं प्रोसेस करना। रिकर्सिव आगे जाओ पीछे आओ, आगे जाओ पीछे आओ, जब तक टाइम स्टैम्प्स कंप्लीट नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसको मैं अगर इस तरह से बनाऊं ना तो बहुत आसान हो जाएगा। ये 3 मेरे इनपुट्स हैं, मैं इसको कहता हूँ in 1 in 2, या मैं इसको कहता हूँ in 3 in 2 और in 1, और इसको कहता हूँ आउट, सही है। तो मेरी जो लेयर्स है ना ये तीनों, वो इस तरह से होती हैं,
तरह से कैसे होती है? यहाँ पे मैं देता हूँ फर्स्ट 10 सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे मैं देता हूँ सेकेंड 10 सेकेंड, और यहाँ पे मैं देता हूँ थर्ड 10 सेकेंड। और जब ये तीनों इनपुट पूरे होते हैं तब मेरा आउटपुट लेवल आता है, या 0 या 1। अब समझ आई? अब अगर तीनों इनपुट्स पूरे नहीं होंगे तो बेसिकली फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसका मतलब है ये लेयर फर्स्ट वाले पे ट्रेन होगी, ये लेयर सेकंड वाले पे ट्रेन होगी, और ये लेयर थर्ड वाले पे ट्रेन होगी। इसका मतलब ये है कि मेरा LSTM is the combination of stacked convolutions with intermediate inputs। समझ आई ये बात? yes, नहीं समझ आई? अच्छा देखो, मेरी जो पहले लेयर थी ना वो एक इनपुट लेती थी और एक आउटपुट दे देती थी, कन्वोल्यूशन लेयर। टेंथ लेयर भी एक इनपुट लेती थी और एक आउटपुट दे देती थी। अब मेरे पास मल्टीपल इनपुट्स हैं, ये टाइम स्टेप्स, आउटपुट एक है, क्या है? मैं फिलहाल रिकॉग्निशन फिनोमेना बता रहा हूँ। आउटपुट एक है तो मुझे अपनी लेयर भी इस तरह डिजाइन करनी चाहिए ना जो कि मल्टीपल इनपुट्स भी ले सके और मल्टीपल इनपुट्स के साथ उनकी सीक्वेंस को भी मेंटेन रखे। ऐसा ना हो कि जो अल्फाज मैं अभी कह रहा हूँ वो बाद में इनपुट करे और मेरे बाद में आने वाले अल्फाज पहले इनपुट कर दे। सीक्वेंस तो जरूरी है ना, ABCDEF, ऐसा ना हो BCDEF कर दे, एक को खा जाए, या GFBCD कर दे, सीक्वेंस खराब कर दे। ABCDEF इसी तरह होना चाहिए अल्फाबेटिकली, सीक्वेंस वाइज। मेरी जो बातें सीक्वेंस में है वो सीक्वेंस में ही रहनी चाहिए और तब जाके इसको लेबल देना चाहिए ह्यूमन वाइज, अदरवाइज ना हो। अब उसके लिए मैं अपनी रिकरेंस लेयर को, इन तीनों में से कोई भी एक लेयर इस तरह से आर्किटेक्चरल डायग्राम दे दो कि ये वाली जो लेयर है ना सबसे आखिर में है, ये इंटरमीडिएट दरमियान में है, ये मोस्ट रीसेंट है। तो जो मैंने पहले बात कही थी वो यहां दे दो, मैंने उसके बाद जो बात कही है वो यहां इनपुट कर दो, और मैंने जो यहां पे बात की है वो इधर इनपुट करो। फिर आपको कि अच्छा ये जो लेयर है सेकंड लेयर, ये तो दो इनपुट्स ले रही है साइमल्टेनियसली, कैसे? इसमें तो वेट्स होने चाहिए ना, यहाँ पे प्लस साइन लगा दो, दोनों इनपुट्स को ऐड कर लो। अच्छा फिर ये वाली क्या करेगी, यहाँ पे भी सेम कर लेते हैं। अब कमाल की बात ये, इसमें अलग वेट्स हैं, इसमें अलग वेट्स हैं, इसमें अलग वेट्स हैं, ठीक है। ये मैं सिंपल RNN लेयर बता दूं, रिकर्सिव न्यूरल नेटवर्क्स वाली लेयर। ये अपने W1 ट्रेन करेगी इस पे, लास्ट रीसेंट सेगमेंट में। ये अपने W2 ट्रेन करेगी इस और इसके प्लस पे, सिर्फ इस पे नहीं करेगी, ठीक है। और ये अपने W3 ट्रेन करेगी इन दोनों के प्लस और इस पे, समझ आई? तो सीक्वेंस तो मेंटेन हो गया कि नहीं? yes, sir. क्योंकि ये लेयर सिर्फ ये नहीं सीख रही कि ये आखिर में क्या था, ये पिछले वाले सारे इनपुट्स को भी कंसिडर कर रही है, ठीक है। तो अब हर लेयर अपने पार्ट पे अपना वाला काम भी रिवाइज कर रही है और पिछले वाला भी सीख रही है। और हमने ये देखा था कि ये सारी की सारी लेयर जो होती है वो इंटरडिपेंडेंट होती है, लेकिन ये वाली जो लेयर है इसको हम कहते हैं रिकर्सिव न्यूरल नेटवर्क लेयर। ये जो है सर, पहले हमारे पास ये जाएगा, ये इंफॉर्मेशन जाएगी सबसे पहले, ये इसको इस तरह कर लेते हैं, चलो अगर इन जाएगी, ये फर्स्ट है, ठीक है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, ठीक है। और ये इस तरह से पड़ी है, ये टोटल मेरे पास A1 है और इन तीनों का लेवल है 1। अब जब इंसान बोलता है तो अब देखो ना, इधर से इधर तक जाएगी ना आवाज, yes, sir. तो अब बेसिकली ये पार्ट मैंने पहले बोला हुआ है, ठीक है, ये पार्ट मैंने उसके बाद बोला है और ये पार्ट मैंने सबसे आखिर में बोला है, ठीक है। yes, sir. तो इसको भी समझ आनी चाहिए कि ये पहले बोला गया था, इसके साथ ही प्रीवियस वाली इंफॉर्मेशन भी ऐड करनी है और इस
पिछले वाली अभी रिसेंटली इंफॉर्मेशन को भी ऐड करना है, ताकि इन तीनों के कॉम्बिनेशन से मेरा लेबल क्या बने। सही। N1 को W1 का तो पता नहीं हो। नहीं पता होगा, कोई मसला नहीं। N1 को W1 को पता लगाने की जरूरत भी नहीं है। W3 बैठ के N1 को भी सीख रहा है और N1 और N2 और N3 के सम को भी सीख रहा है। यस। ये सर हम कैसे देते हैं? इसी तरह यहाँ पे जैसे मैंने अभी आपको बताया, आप यहाँ पे LSTM या GRU या RNN लेयर लगाओगे ना, और उसको बता दो कि ये मेरे टाइम स्टैम्प्स है, वो खुद कंसीडर करेगा कि अच्छा टाइम स्टैम्प्स अगर एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं तो मैंने इसको एक दूसरे के पीछे लगा के एक लेयर में इनपुट करना है। ये पूरी की पूरी एक लेयर है, मैंने आपको खोल के बता दिया अंदर से। हर किस्म के सिग्नल सर इसी हाँ। से गुजरेगा नहीं। हर किस्म के सिग्नल। अच्छा कमाल की बात ये कि ये सिग्नल खत्म हुआ तो अगला सिग्नल आ जाएगा, उसमें भी 3 टाइम स्टैम्प्स होंगे, उसमें भी ये पहला होगा, ये दूसरा होगा और ये तीसरा होगा, उसका लेवल 0 होगा। तो यही लेयर 3 नई वैल्यूज लेगी, 3 नए वेट्स अपडेट करेगी 0 लेवल के लिए। सर इस लेयर के बाद हमारे पास आगे कन्वोल्यूशन और लेयर भी हो सकती है, ये कुछ वेट्स यहाँ पे ट्रेन कर लेगी, क्योंकि आपको आउटपुट तो एक दे रही है ना। इनपुट सेट कर देती है। हाँ, ये आपको आउटपुट तो एक दे रही है ना, तो आउटपुट एक देने का मतलब ये है कि या वो डायरेक्टली 0 1 होगा, या वो कोई नया वेक्टर होगा किसी नए डायमेंशन का, और वो नया वेक्टर 1D कन्वोल्यूशन में भी जा सकता है, डेंस में भी जा सकता है। सही है, क्योंकि अब हमने 3 इनपुट्स को 1 आउटपुट में कन्वर्ट कर लिया। मतलब इसको डायरेक्ट हम CNN और डेंस में उसको दे रहे हैं नहीं, सिग्नल वाला हम डायरेक्ट। हाँ ठीक है। अच्छा अब दूसरी चीज, अगर मैं यहाँ से इनपुट्स ले रहा हूँ तो मैं इधर इंटरमीडिएट आउटपुट नहीं ले सकता। मतलब मैं ये कहूँ ना यार इधर से तो मैं आउट ले रहा हूँ, एक आउटपुट इधर से ले लेता हूँ और एक आउटपुट इधर से ले लेता हूँ, यानी मैं इसको कहता हूँ ये मेरा आउट 3 है, ये मेरा आउट 2 है और ये मेरा आउट 1 है। क्या ये नहीं हो सकता? हो सकता है, हो सकता है ना। अगर मुझे इस RNN के बाद एक और RNN लेयर लगानी है तो फिर मुझे 3 इनपुट चाहिए होंगे, तो मैं वो 3 इनपुट कहाँ से निकालूंगा? तो इसमें एक फ्लैग होता है इस RNN में, वो होता है रिटर्न सीक्वेंस। इसको अगर आप ट्रू करते हैं तो ये 3 आउटपुट भी आ रहे होते हैं, अगर ये फॉल्स होता है तो सिर्फ एक आउटपुट होता है। बस इतना आसान काम है, आपने RNN खत्म कर दिया 20 मिनट के अंदर। आपने नेटवर्क तो बहुत सारे बनाने होंगे ना, आपने बहुत सारे नेटवर्क बनाए होंगे, कितने सारे नेटवर्क, उसमें 10 RNN लेयर्स लगी होंगी, फिर 2 1D कन्वोल्यूशन लगी होगी, फिर 3 डेंस लगी होगी, फिर वो हो सकता है कि शुरू में LSTM एक लगी है, फिर RNN लगी है, फिर GRU लगा है। अब इन तीनों का मसला ये है कि ये 3 4 5 6 इनपुट देगा, एक आउटपुट देगा अगर रिटर्न सीक्वेंस फॉल्स है तो। अगर रिटर्न सीक्वेंस वाला फ्लैग ट्रू है जितने इनपुट तो जितने इनपुट है उतने ही आउटपुट देगा। ठीक है, तो अगर इसके सामने आपने नेक्स्ट ऐसी लेयर लगानी है जिसको मल्टीपल इनपुट्स चाहिए तो रिटर्न सीक्वेंस को ट्रू कर लो, अगर नहीं तो रिटर्न सीक्वेंस को फॉल्स कर दो। सर हमारे भाई है सर यहाँ पे, हाँ सहेल भाई, इन लोगों ने जो फॉरवर्ड किया सर वो तो CNN पे की है, हाँ इनका भी सिग्नल ही था। हाँ। तो अच्छा अब कमाल की बात ये, तुम ये बताओ कि ये वाले वेट्स अच्छे ट्रेन होंगे या सिंपल 1D वाले वेट्स अच्छे ट्रेन होंगे? ये वाले सर, क्योंकि इसमें क्या चीज है, सीक्वेंस इंफॉर्मेशन सेव्ड है, आपके जो वेट्स हैं वो इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पे। आप आउट ऑफ नोवेयर इंफॉर्मेशन नहीं सीख रहे हो, आप सीक्वेंस इंफॉर्मेशन सीख रहे हो, और वो सीक्वेंस इंफॉर्मेशन इसी तरह होगी। यानी अगर ऐसी चीजें हैं, लेट्स सपोज इंसान की गुफ्तगू है, उसमें टाइम स्टैम्प होगा ही होगा। सही है, जहाज की नॉइज है, साउंड है, गाड़ी का साउंड है, कोई और ऐसी चीज है, करेंसी की अप डाउन है, स्टॉक एक्सचेंज है, फॉरेक्स प्रेडिक्शन है, सिचुएशन, पॉलिटिकल सिचुएशन, हर चीज में, अर्थक्वेक, सीस्मोलॉजी, हर चीज में जहां पर टाइम स्टैम्प्स इन्वॉल्व हैं वहां पर ये वाले नेटवर्क अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। मतलब हम रिग्रेशन की तरफ आए, रिग्रेशन की तरफ नहीं आए,
हम रिकर्सिव की तरफ आ गए, रिकर्शन की तरफ आ गए। नहीं वो जो अभी वो आपके नहीं, ये क्लासिफिकेशन ही है। 1-0 का मतलब है क्या? तो है सर हम इस पार्ट को कहते हैं। मतलब CNN से भी हो एग्जाम्पल सकता जो दे है रहा है ऐसे। वो ये तो सही है। एग्जांपल्स में वो भी क्लासिफिकेशन है ना। मैं अर्थक्वेक की एक वेव को आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ। ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल को ब्रेक डाउन किया है, मैं जैसे सोचता हूँ उस तरह से। कि अगर मेरे पास ऑडियो सैंपल होता तो ऑडियो सैंपल की देखो हर चीज नेचुरल चीजों से उठती है। मैं अपने प्रीवियस नॉलेज को बेस बना के ये कह रहा हूँ कि अच्छा नाइक्विस्ट थ्योरम होना चाहिए। इंसान की मैक्सिमम वॉइस जो है उसकी फ्रीक्वेंसी हो सकती है 20,000 हर्ट्ज, मिनिमम होती है 20 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर नहीं जा सकती। नाइक्विस्ट थ्योरम के मुताबिक इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ होनी चाहिए, सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए 44,000 हर्ट्ज। तो वो होती है जो सीडी प्लेयर, जो आपके जितने भी गाने होते हैं जिनकी अच्छी क्वालिटी मेंटेन करनी होती है, उसको 44 किलोहर्ट्ज पे रिकॉर्ड किया जाता है, डिजिटाइज किया जाता है। मैंने डिजिटाइज का मतलब यही है ना कि इसमें एनालॉग सिग्नल था उसको मैंने डिस्क्रीट वैल्यूज बना दी। डिजिटाइज करने के बाद मैं उसको कहता हूँ चलो मैं उसको फिर डाउन कन्वर्ट कर दूँ। इसमें से 10-12 सैंपल्स उड़ा देता हूँ हर सेकंड में। 44,000 की जगह मेरे पास 20 सैंपल रह गए पर सेकंड। ठीक है, 20 सैंपल पर सेकंड, 20 सैंपल रह गए। जो 20 सैंपल रह गए एक सेकंड में, तो 10 सेकंड में कितने सैंपल्स होंगे? 200। तो 200 का मेरे पास एक इनपुट हो गया, लेकिन मेरे पास 30 सेकंड की मैंने कहा दरमियान में मैंने बहुत सारे सैंपल उड़ा दिए। 44,000 से मेरे फालतू सैंपल्स ना, 44,000 सैंपल्स बहुत ज्यादा सैंपल्स होते हैं। उससे भी रिकंस्ट्रक्ट की जा सकती है ऑडियो, लेकिन 20 सैंपल से भी की जा सकती है। मैं बताता हूँ कैसे रिकंस्ट्रक्ट करते हैं ना। ये मेरी एक्चुअल वेवफॉर्म है ना ऑडियो की, उसको मैंने जूम करके बना दिया। ठीक है, मैंने एक सैंपल यहाँ लिया, एक सैंपल यहाँ लिया, एक यहाँ लिया, एक यहाँ लिया, एक यहाँ लिया। ठीक है, ये 1 सेकंड की इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे 1 सेकंड। ठीक है, या तो मैं इस हर पॉइंट पे सैंपल ले सकता हूँ, 44,000 सैंपल पूरे हो जाएंगे ना, और उस हर पॉइंट के सैंपल को मैं एक वेक्टर में स्टोर कर सकता हूँ। या मैं कहता हूँ नहीं नहीं, ये जो मैंने मेजर सैंपल्स बनाए हैं ना ये वाले, बस ये 10 सैंपल रख लेता हूँ और इन 10 सैंपल से मैं अपनी वेवफॉर्म रिकंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ ना। तो ये 10 सैंपल या 20 सैंपल 1 सेकंड में मेरे काफी हैं, और उन 20 सैंपल्स को मैं दोबारा यूज कर लूंगा। तो अब अगर 20 सैंपल्स थे 1 सेकंड में, तो 30 सेकंड में कितने हुए? 200 सैंपल। सॉरी, 30 सेकंड में 10 सेकंड में 200 सैंपल हुए, और 30 सेकंड में हो गए 600 सैंपल। लेकिन ये 600 सैंपल्स मैं इकट्ठे इनपुट नहीं कर सकता, कर भी सकता हूँ लेकिन मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं रिकरेंस मेंटेन करना चाहता हूँ, टाइम स्टैम्प मेंटेन करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको 200x1x3 में रीशेप कर दूंगा। जब रीशेप करूंगा तो मेरे पास एक और नई चीज आ जाएगी जिसको मैं कहूंगा टाइम स्टैम्प। तो मैं अपने नेटवर्क को भी ये समझा सकता हूँ कि इनको इस तरह इनपुट करो, सिग्नल एक ही है, उसके 3 अलग अलग सैंपल्स बनाओ और हर वेट को अलग अलग ट्यून करो उसके मुताबिक, और फिर मुझे अपना लेवल बता दो। या अगर लेवल नहीं बताते हो तो मुझे उसका पूरा सीक्वेंस रिटर्न कर दो, वेट सीख के आउटपुट रिटर्न कर दो। बस ये RNN है, ये LSTM है। LSTM में कुछ और मॉडिफिकेशंस हैं, GRUs में कुछ और मॉडिफिकेशंस हैं, खुद पढ़ लो। ये मेजर कॉन्सेप्ट है। आज आप लोगों ने टाइम सीरीज सर ये मल्टी लेवल में मतलब एक ही वेवफॉर्म में अगर 2-3 लेवल्स हो तो उसके लिए फिर सर उसके लिए आपको उस लेवल की पॉइंट तक विंडो बनानी होती है, समझे? एक सेकंड, मैं यहाँ पे लेवल देता हूँ 1 और इसको लेवल देता हूँ 0, इसको लेवल देता हूँ 1। टोटल 1 सेकंड है ना? ठीक है, मैं यहाँ पे विंडो साइज क्या रखूँ? इतना रख लूँ? रख सकता हूँ ना? इतना भी रख सकता हूँ। ये फिर मेरी विंडो नहीं होगी, इस डेटा को मैं डिस्कार्ड करूंगा, क्योंकि मेरी नेक्स्ट विंडो इतनी आनी चाहिए, उसमें 0 और 1 कंफ्यूज हो जाएंगे आपस में।
तो मैं ये सारी विंडो जो है डिस्कार्ड कर दूंगा, इंस्टेड मैं इसको विंडो रख लूंगा। तो आप अपनी विंडो साइज को लेबल के मुताबिक एडजस्ट करते हो, क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे फिर 1 है। सही है? तो मैं 20 सेकंड की जगह 10 सेकंड की जगह 1 सेकंड की विंडो ले लेता हूँ, 0.5 सेकंड की विंडो ले लेता हूँ। 20 सैंपल्स है ना, 10 सैंपल्स आ जाएंगे एक विंडो में। 0.25 सेकंड की विंडो ले लेता हूँ, 5 सैंपल्स तो फिर भी आ जाएंगे। वहां पे मेरी शेप क्या हो जाएगी, 5 into 1 into 50, क्योंकि मैंने 50 टाइम्स स्टेम्स उठा लिए इकट्ठे। तो डेटा उतना ही फीड हुआ आपके इनपुट को। यानी फर्क ये पड़ेगा कि यहाँ पे जो आपकी लेयर होगी ना, आयरन लेयर, उसमें बहुत सारी लेयर्स लगी होंगी और वो इंटरडिपेंडेंट होगी। यानी एक इन 10 सेकंड का नहीं ले रहे आप, 1 सेकंड का एक इनपुट दोगे तो बहुत सारी लेयर्स स्टैक्ड होंगी। आयरन लेयर बहुत सारे छोटे छोटे विंडोज पे डिपेंडेंट होगी। टाइम कम लेगा ज्यादा लेगा वो नहीं कुछ नहीं, वही एक ही जितने वेट्स होंगे, सिर्फ आपकी अरेंजमेंट पे है। सर सपोज ये 1 सेकंड की है और मतलब ये जो है इनपुट किस तरह जाएगा मॉडल को सर? क्या मतलब? मतलब ये अभी जो आपने ड्रा किया 1 सेकंड्स, ये मॉडल को किस तरह फीड होगा सर? मॉडल को तो ये आपने इसी तरह किया ना, 200 क्रॉस 1 क्रॉस 3 भी दे दोगे, बस ये टाइम स्टेप्स होंगे, नंबर ऑफ टाइम स्टेप्स, और ये आपकी विंडो साइज होगी। अगर मैं इसको सिंपली लिखूं तो वो कुछ इस तरह से होगी। विंडो साइज क्रॉस 1 क्रॉस टाइम स्टेप, बस ये आपकी इनपुट है। जो विंडो साइज इंक्रीज करोगे टाइम स्टेप कम करोगे, जो ठीक है जी। Now, if you grasp this particular idea at this particular basic level, you can study GRUs, LSTMs, RNNs, all type of recursive networks on your own with any time series application. कैसे? I am a man. I am man. Yes sir. सही है? Yes अब sir. ठीक. आपको NLP भी आती है। कैसे? नंबर्स है ना, यहाँ पे भी तो हम लोग सिग्नल को नंबर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। I को एक नंबर दे दो, M को दूसरा नंबर दे दो, man को तीसरा नंबर दे दो। You are boy. I won 0। खत्म हो गया ना, I won। 2 वर्ड का सेंटेंस था, तीसरा वर्ड ही नहीं है। बैठ कर दो, समझ गए? Yes sir. वैसी गैस बनाई है लोगों ने, ये मुश्किल है। आसान करना चाहो तो मैं बहुत आसान कर सकता हूँ इसको। सर आप बहुत ही आसान अल्फाज में पढ़ा रहे थे। तो मुझे पता है ना अंदर वो क्या है, क्यों फजूल में लोगों को तंग करूं कि ये आरएन है, ये जीआरयू है, ये लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी है। हाँ, बहुत सी बातें बड़े दबे अल्फाज में कह दी जाती हैं कि आसान है। यहाँ भाई मैंने इसीलिए यूज किया, आई एम मैन। नहीं, I don't want to be Superman because I would be answerable for them becoming a Superman. Responsibilities कम आती है authority के साथ, but you should become a man. तो ये अब ये सीन, ये जो चीज है, ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, और मैंने आपको पहले कहा था कि मैं एक क्लास में पूरी एआई का कोर्स पढ़ा के चला जाऊंगा। सर एक क्वेश्चन, ये 200 into 1 into 3, हाँ ये जो 3 विंडो काइंड बनाएंगे ना, ये 3 रिप्रेजेंट, हाँ ये 3 रिप्रेजेंट करेंगे। इसकी एक की साइज 200 है, इसकी डायमेंशन 1 है, विड्थ तो नहीं है इसकी, सिर्फ विड्थ ही है, हाइट तो नहीं है ना। तो जो 200 क्रॉस 1 क्रॉस 3 ये टाइम स्टेप। अगर हमने विंडो का साइज कम किया, ये ज्यादा तो फिर ज्यादा लगाना पड़ेगा। हाँ, तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि विंडो का साइज मैं 20 करता हूँ, ये ऑटोमेटिकली 30 हो जाएंगे। तो
30 का मतलब ये है कि यहाँ पे ये ये 3 layer लेयर्स की ज्यादा जगह 30 लेयर्स हो जाएंगी और 30 लेयर जो है वो 2020 की विंडो को ले रही होंगी, लेकिन फिर भी सीक्वेंस तो मेंटेन कर रही होंगी ना। एट द एंड इसमें ज्यादा वेट्स हैं, उसमें कम वेट्स हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसको बड़ा वेक्टर आ रहा है, इसके वेट्स एक है, उसको छोटा वेक्टर आएगा, उसके वेट्स कम होंगे। ये हर इनपुट के मुताबिक वेट होगा, कंप्यूटेशनल पावर वो दोनों की एक जैसी है। बस इसकी तस्वीरें ले लो और आपने टाइम सीरीज एनालिसिस आज एक क्लास में पूरा पढ़ लिया। बाकी सारी स्टडी आप इसको आगे जाके मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। If you understood this lecture, you actually understood how time series analysis is done. क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 1 0 को ना 0 1 2 3 4 5 कर दूं तो क्या हो जाएगा? मल्टी क्लास क्लास। अगर मैं यहाँ पे 5 क्लासेस को हटा के एक कोऑर्डिनेट सिस्टम रख दूं, डिटेक्शन हो जाएगी। अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम की जगह कोई और नंबर आउटपुट करा दूं तो रिग्रेशन हो जाएगी। बस सर ये लेक्चर की तो समझ आ गई। अभी ये फर्दर मतलब जो है वो नेट से कैसे और ये तीन वर्ड पढ़े। RNN अब इन तीनों में फर्क देखो ना, आरएनएन में क्या है, जीआरयू में क्या है, एलएसटीएम में क्या है, इसकी एप्लीकेशंस कौन-कौन सी हैं? सर अगर कोई वर्ड बड़ा हो सर, मतलब अगर एक विंडो में ना आए तो फिर क्या होगा कि कॉम्प्लिकेशंस की तरफ मत जाओ ना अभी बेसिक्स को समझो। फिर सर को ईमेल कर देना। कौन सा वर्ड? मैंने तो एनएलपी नहीं पढ़ाई, मैंने तो बताया कि इससे एनएलपी भी स्टार्ट हो रही है। यस उसमें वर्ड एनएलपी में मैं कल आऊंगा ना, एनएलपी में बता दूंगा चीजें। यस कल जैसे एक क्लास में टाइम सीरीज बता दी, कल एक क्लास में एनएलपी। सर इसके लिए सर येलो हज़फ हो गई। योलो बस जितना मैंने पढ़ा दिया उसके आगे खुद पढ़ सकते हो। आपको डिटेक्शन आ गई है ना? सर इसके लिए एक पूरी ऑडियो फाइल होती है कि डेटा सेट होती है सर? हाँ, गुड क्वेश्चन। इसके लिए साइज़मोलॉजी के इनपुट वेवफॉर्म्स भी हो सकते हैं, ऑडियो फाइल्स भी हो सकती हैं। वो आपका अपना काम है, उसको नंबर और एरेज में कन्वर्ट करना सबसे आपकी पहली जॉब है। जैसे आपने ओपन सीरी से इमेज लोड किया था और उसको मैट्रिक्स में एरेज में कन्वर्ट किया था, वैसे आप और लाइब्रेरी यूज करोगे ऑडियो फाइल्स को रीड करने वाली और उसको एरेज में कन्वर्ट कर दोगे। यस आगे ये आप साइज़मोलॉजी की पाइथन लाइब्रेरी यूज करोगे ऑप्सपाई की और उसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे, एरेज फॉर्म में। आगे ये आप नॉइज सिग्नल्स को, वेदर फोरकास्टिंग सिग्नल्स को, लैंडस्लाइड्स को, जिस चीज को एरेज में कन्वर्ट कर लो, आगे ये लगा दो। बस यस ये काम एरेज का है बस। यस और अब आपको पता है कि एरे क्या होता है? एरे ये होता है रिप्रेजेंटेड इंफॉर्मेशन। सही है? यस और मुझे बहुत लेट कर दिया, मैं मुझे इसमें पैसे भी नहीं